नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम मेघदूत का क्रम वाइज अध्ययन करते हुए उत्तर मेघ के श्लोक संख्या 16 को पढ़ेंगे। और इसमें श्लोक संख्या 13 है, क्योंकि 3 श्लोकों को ये प्रक्षिप्त माना है, उनको क्रम से अंक नहीं दिया है। तो अब हम यहाँ पर जो श्लोक संख्या 15 तक पढ़े हैं, आज 16वीं पढ़ेंगे। और यक्ष मेघ से घर के वर्णन में वावड़ी का वर्णन करता हुआ कहता है। अब पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। यक्ष मेघ से घर के वर्णन में वावड़ी का वर्णन करता हुआ कहता है कि वापी चास्मिन् मरकतशिला वध्य सोपान मार्गा हेमैच्छन्ना विकचमलकै स्निग्धवैदूर्यनालै यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्टन् नाध्यास्यन्ति व्यपगतिषु च त्वम् अपि प्रेक्ष्य हंसः। अब देखिए शब्द अर्थ देखते हैं इसके। अस्मिन इस मेरे घर में, मरकतशिला बद्ध सोपान मार्गः, तो मरकत मणि से जो निर्मित बद्ध सोपान मार्गा, जो निर्मित सीढ़ियों वाली, स्निग्ध वैदूर्य नालई, चिकने वैदूर्य रतन के नाले वाले, हेमई स्वर्ण निर्मित सुनहले रंग के, विकच कमलई स्फुलित कमलों से छन्ना ढकी हुई वापी बावली है। यस्या जिस वापी के, यस्या शब्द वापी के लिए आया है, जिस वापी के तोय जल में कृतक वसलया रहने वाले, वस्तया रहने वाले और कृतक रहने वाले, हंसहा हंसगण, त्वाम तुमको, प्रेक्ष्यापि देख कर भी, व्यपगत शुचा शोक रहित होकर, सन्निकृष्टम समीप में विद्यमान, मानसम मानसरोवर को, न अध्यास्यन्ति ही स्मरण नहीं करेंगे। अब हम इसका अन्वय से अर्थ निकालते हैं। अस्मिन मरकत, अस्मिन माने इसमें, मेरे घर में, अपने घर से। अस्मिन शब्द का आश्रय है अपने घर से, मेरे घर से, यक्ष के घर से। अस्मिन मरकतशिलाबद्ध सोपान मार्गः, मेरे घर में पन्ने की शिलाओं से बनी सोपान मार्गा, सीढ़ियों के मार्ग वाली, स्निग्ध वैदूर्य नालई, चिकने लहसुनिये रत्न के समान नाल वाले, हेमई स्वर्णमय सोने से बनी हुई, विकच कमलई विकसित कमलों से ढकी हुई, छन्ना माने ढकी हुई, वापी च अस्ति वावड़ी है, जिसमें पानी भरा जाता है, वापी है, वावड़ी है। यस्या तोय, वापी के लिए आया है यस्या शब्द, जिसके, तोय माने जल में, वावली के जल में, कृतवसतया निवास करने वाले, तो कृतकवस्तः किसका विशेषण है? हंस का। व्यपगत शुचा हंसः, अतः नष्ट हुए दुख वाले हंस। कृतकवस्तया, व्यपगत शुचा, ये सब हंस के विशेषण हैं। हंस त्वाम माने तुम्हें, मेघ को, प्रेक्ष्य अपि देख कर भी, सन्निकृष्टम मानसम समीपवर्ती मानसरोवर को जाने के लिए, न अध्यास्यन्ति उत्कंठित नहीं होंगे। अब देखिए इसमें आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि हे मेघ, मेरे घर में मरकत मणि से बनी सीढ़ियों वाली, चिकने वैदूर्य मणि के नाल वाले, विकसित स्वर्ण कमलों से व्याप्त वापी है, जिस वापी के जल में निवास करने वाले हंस शोक रहित होकर तुझको देखकर भी समीप में स्थित मानसरोवर का स्मरण नहीं करेंगे। अब इसके समास देखते हैं। मरकत्यानेव शिलाः, मरकत शिला रूपक समास। और ताभी वद्ध, मरकत शिलाबद्ध,
ताभिवद्ध मरकत शिलाबद्ध तित्या तत्पुरुष समास। सोपानां मार्गः सोपान मार्गः षष्ठी तत्पुरुष समास। मरकत शिलाबद्धः सोपान मार्गो यस्यासः मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गः बहुव्रीहि समास। स्निग्धानि वैदुर्याणि नालानि येषां तानि स्निग्ध वैधुर्य नालानि बहुव्रीहि समास। विकचानि च तानि कमलानि विकच कमलानि विकच कमलानि कर्मधारय समास। कृता वसतै वसतिर्यै ते कृतक वस्तयः बहुव्रीहि समास। व्यपगतः सुखः येषां ते व्यपगत शुचा कर्मधारय समास। अब इसकी टिप्पणी देख लेते हैं। वैदुर्या वैदुर्या विदुरात प्रभवन्ति इस विग्रह में वैदुर्यायन इस सूत्र से विदुर शब्द से इय प्रत्यय करके आदि वृद्धि करके वैदुर्य शब्द निष्पन्न होता है। विदुर एक पर्वत है, वहाँ पर रहने वाले मणियों को वैदुर्य मणि कहते हैं। हेमः हेमनो विकारः इस विग्रह में तस्य विकारः इस सूत्र से अण प्रत्यय करके हेमः शब्द निष्पन्न होता है। छन्नः अणिजंत छदि धातु से कत प्रत्यय करके छन्ना रूप बनाया जाता है। प्रेक्ष्या प्र उपसर्ग पूर्वक छी धातु से कत्व प्रत्यय करके उसके स्थान पर लेप करके प्रेक्ष्य रूप निष्पन्न होता है। व्यपगतः वी एवं अप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से कत प्रत्यय करके व्यपगतः शब्द निष्पन्न होता है। सन्निकृष्टम कृष धातु से कत प्रत्यय करके सन्निकृष्ट रूप निष्पन्न होता है। ऐसी कवि प्रसिद्धि है कि वर्षा ऋतु में जल के गंदा हो जाने के कारण हंस लोग मानसरोवर चले जाते हैं, परंतु यहाँ के घर की वापी का जल इतना ही स्वच्छ है कि हंस लोग मेघ को देखकर अर्थात वर्षा ऋतु को जानकर भी मानसरोवर जाने की कौन बात उसका स्मरण भी नहीं करते। अलंकार देखिए, यहाँ वर्षा ऋतु रूप कारण के होने पर भी मानसरोवर स्मरण रूप कार्य के न होने से विशेषोक्ति अलंकार है एवं लोकोत्तर संपत्ति का वर्णन होने से उदात्त अलंकार भी है। इस तरह दोनों के अंगा अंगी भावतः स्थित होने से संकर अलंकार भी है। अब आता है हमारा अगला श्लोक। इसमें यक्ष मेघ से कहता है कि मेघ को समझाता है कि उसके घर की जो बावड़ी है उसके किनारे कीड़ा पर्वत है। तस्य तीरे रचित शिखरा पैसलै इंद्रनीलै कीड़ा शैले कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीया मदगेहिन्या प्रिय प्रति सखे चेत साकातरेण प्रेक्षोपान्ते स्फुरित तडितं त्वां तमेव स्मरामि। अब इसके शब्दार्थ। तस्या उस वापी के, अभी वापी की ही चर्चा चल रही है, उस वापी के तीरे तीर पर तट पर पैसलई सुंदर इंद्रनीलई इंद्रनीलमणि से रचित शिखरहा बने हुए शिखरों वाला कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय स्वर्ण, कनक माने स्वर्ण सोने के सुनहले, कदली माने केलों के वृक्षों से वेष्टन परिवेष्टित घिरा होने के कारण प्रेक्षण्यम होने से देखने योग्य कीड़ा सेलह कैली पर्वत खलक पर्वत है। हे सखे हे मित्र मेघ उपांत स्फुरित तडितम उसके समीप ही चमकती हुई बिजली है। ऐसे त्वाम तुमको प्रेक्ष्य देखकर मदगेहिन्यः मेरी प्रिया का प्रिय वह पर्वत प्रिय है। इति इस कारण कात्रेण कातर चेतसः मन से तमेव उसी कीड़ा पर्वत का स्मरामि स्मरण कर रहा हूँ। हे मेघ मेरे घर की वापी के तट पर इंद्रनीलमणि से बने शिखरों वाला स्वर्ण सुनहरे केले के वृक्षों से घिरे होने के कारण दर्शनीय कीड़ा पर्वत है। हे मित्र जिसके पास में बिजली चमक रही है, ऐसे तुम्हें देखकर यह कीड़ा पर्वत मेरी प्रिया का प्रिय है, इसलिए उसी का स्मरण कर
रहा हूँ। समास देखिए, रचितानि शिखराणि यस्य सः रचित शिखरः बहुव्रीहि समास। कनकस्य कदल्यः कनककदल्यः षष्ठी तत्पुरुष समास। तासां वेष्टनं कनककदली वेष्टनं षष्ठी तत्पुरुष समास। तेन प्रेक्षणीयः कनककदली वेष्टन प्रेक्षणीयः तृतीया तत्पुरुष समास। कीड़ार्थशैलः कीड़ाशैलः मध्यम पदलोपी समास। स्फुरित तडित यस्य सः स्फुरित तडित बहुव्रीहि समास। उपान्तेषु स्फुरित तडित उपान्त स्फुरित तडित सप्तमी तत्पुरुष समास। मम गेहिनी मद गेहिनी षष्ठी तत्पुरुष समास। टिप्पणी, प्रेक्षणीयम प्रे उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से तव्यत तव्य अनियर इस सूत्र से अनियर प्रत्यय होकर प्रेक्षणीयम ऐसा रूप निष्पन्न होता है। प्रेक्ष्य है यह शब्द भी प्रय उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से कत्वा प्रत्यय लाकर उसके स्थान में लेप करके प्रेक्ष्य ऐसा रूप बनता है। गेहिनी गेहमस्तयस्यः गेहेमस्त यस्या इस विग्रह से गेहे शब्द से इन्हीं प्रत्यय करके स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप करके गेहिनी शब्द निष्पन्न होता है। इव शब्द है अयोग्य अवच्छेदक, अनयोग्य व्यवच्छेदक, अत्यंत्य योग व्यवच्छेद। इस प्रकार 3 व्यवच्छेद अर्थ समझे जाते हैं। प्रकृत में तमेव स्मरामि यहाँ अन्य योग व्यवच्छेद है, अर्थात उस कीड़ा पर्वत से अन्य दूसरे पर्वत को का व्यवच्छेद हो रहा है। अभिप्राय यह है कि उस कीड़ा पर्वत का स्मरण कर रहा हूँ, किसी दूसरे पर्वत का नहीं। अलंकार इस श्लोक में तमेव स्मरामि इस जगह स्मरण अलंकार है। इंद्रनीलई रचित शेखर इत्यादि स्थलों पर उदात्त अलंकार है एवं दोनों का अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार है। अब हमारा आया अगला श्लोक। इसमें यक्षमेघ से कहता है कि कीड़ाशैल पर स्थित वृक्षों का वर्णन करता हुआ यक्षमेघ से कह रहा है कि रक्तासो के चल किसलया केसरा चत्रकान्तः प्रत्यासन्नो कुरवकव्रतेर् माधवी मण्डपस्य एकसख्यास्तव सह मया वामे पादाभिलाषी काङ्क्षन्तन्यो वदन मदिरां दोहद छद्यना अस्यः। जो नीचे वाली लाइन है कांक्षतन्यो, या ऐसे पढ़ लीजिए कांक्षति ही अन्यो, क्योंकि ई को यह हुआ है कांक्षति अन्यो वदन मदिरां दोहद छद्मना अस्यः। अब देखिए इसके शब्द अर्थ देख लेखें। अत्र माने यहाँ कीड़ाशैल पर्वत पर कुरवक व्रते कुरवक की बाढ़ वाले माधवी मंडपस्य माधवी लता के कुंज के प्रत्यासन्यो अत्यंत समीप में पास में चंचल किसल्य वाला हिलते हुए नवीन कपोलों वाला रक्ताशोक लाल अशोक का वृक्ष कांत है सुंदर केसर वकुल सख्य सखी का भावी का सखी कौन है मेघ की जो यक्षिणी है वो सखी हैं भावी हैं। वाम पादाभिलाषी बाएं पैर के प्रहार का इच्छुक दोहद छद्मना दोहद के बहाने से वदन मदिरा मुख की मदिरा को कांक्षति माने चाहता है मुख की मदिरा को चाहता है। अब अन्वय से अर्थ देख लीजिए। अत कुरवक व्रते है यहाँ कीड़ाशैल पर कुरवक की बाढ़ वाले माधवी मंडपस्य माधवी लता के कुंज के प्रत्यासन्न अत्यंत पास में चल किसल्य रक्ताशोक हिलते हुए नवीन कपोलों वाला अशोक
अशोक कांतः केसर च एकः एवं सुंदर वकुल मोलसरी का वृक्ष है, केसर का वृक्ष है। एका मया सह तब सख्यः वामपादाभिलाषी, उनमें से एक मेरे साथ तुम्हारी सखी के भावी के बाएं पैर के प्रहार का इच्छुक है। अन्य दोहद छदमनः अस्या, और दूसरा वकुल का वृक्ष दोहद के बहाने से उसके किसके यक्षिणी के वदन मदिराम कांक्षति, मुख की मदिरा को चाहता है। अब इसमें जो अर्थ दिया, अनुवाद दिया है वो देखिए। हे मेघ, उस कीड़ा पर्वत पर कुरवक के बाड़े घेरे से घिरे हुए जो मालती निकुंज के समीप चंचल किसल्या वाला रक्त अशोक और सुंदर वकुल वृक्ष है, उनमें अशोक मेरे साथ तेरी सखी अर्थात मेरी प्रिया के बाएं पैर के प्रहार को एवं वकुल उसकी मुंह की मदिरा को चाहता है। समास देखिए। कुर्वकः इव वृत्ति अस्यासः, कुर्वक वृत्ति बहुव्रीहि समास। माधवी नाम मंडपः, माधवी मंडपः षष्ठी तत्पुरुष समास। चलानि किसल्यानि यस्यासः, चल किसल्यः बहुव्रीहि समास। रक्ता च आसौ अशोकः, रक्ताशोका कर्मधारय समास। वामश्च असौ पादः, वामपादः कर्मधारय समास। वाम पादम अभिलषिति तत्शिल्यः इति वाम पादाभिलाषी उपपद समास। दोहदस्य छद्म, दोहद्म छद्म षष्ठी तत्पुरुष समास। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। कुरवक, यह वसंत ऋतु में खिलने वाला पुष्प विशेष है। प्रत्यासन्न हो, प्रति एवं ए उपसर्ग पूर्वक सद धातु से कर्त प्रत्यय लाकर द्विवचन में प्रत्यासन्न ऐसा रूप बनता है। माधवी, मधो भवा, इस विग्रह में मधु शब्द से तत्र भवः इस सूत्र से अण प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षा में गीप करके वृद्ध्या आदि करके माधवी रूप निष्पन्न होता है। चलानी, चलंती इति चलानी संचलन अर्थ में विद्यमान। चल धातु से नंदी ग्रही पचादिभ्या, इस सूत्र से पचादि त्वात अच प्रत्यय करके नपुंसकत्व की विवक्षा में बहुवचन में चलानी रूप निष्पन्न होता है। रक्ताशोकः, अशोक दो प्रकार के होते हैं, श्वेत पुष्प वाला और रक्त पुष्प वाला। श्वेत पुष्प वाला अनुष्ठान सिद्धि का उपयोगी है और रक्ताशोक कामवर्धक है। कांतः, कांत अर्थ में विद्यमान कम धातु से णिच प्रत्यय करके कामी धातु बनाकर तब कत प्रत्यय करके कांतः रूप निष्पन्न होता है। दोहद, यह एक कवि प्रसिद्ध क्रिया विशेष है, अर्थात समय में पेड़ों में फूलों को विकसित करने के लिए जो क्रियाएं स्त्रियों द्वारा की जाती हैं वह दोहद कही जाती हैं। वह भिन्न भिन्न फूलों के लिए भिन्न भिन्न तरीकों से किया जाता है। अतः अशोक के लिए बाएं चरण का प्रहार और वकुल के लिए मुख मदिरा का कथन किया गया है। अब इससे आगे देखिए। अलंकार, यह मया सह इस कथन के अनुसार विशेषोक्ति अलंकार है। अब देखिए अगले श्लोक में यक्ष मेघ से वृक्षों के मध्य पक्षियों के बैठने के स्थान का वर्णन करता हुआ कहता है। तन्मध्ये च स्फटिक फलका कांचनी वास यष्टिर मूले वधा मणिभिर्नति प्रौढ़वंश प्रकाशै नालैशील्या वल्लशुभगैर् नर्तीर्थः कान्तया मे यामध्यास्ते दिवस विगमे नीलकंठा सुहृदः। अब देखिए इसके शब्दार्थ। च और भी, तन मध्य उस अशोक और वकुल वृक्ष के बीच में, अनति प्रौढ़ वंश प्रकाशई कोमल बांसों की क्रांति वाले, मणि भी मणियों से, मूले जड़ में बद्धा बंधी स्फटिक फल का स्फटिक मणि की वेदिका वाले कांचनी सोने का वासयष्टि निवास दंड है। सियंजहा वल्यः सुभगई कंगणों की ध्वनि से
सुंदर तालई हाथ की तालियों से मैं मेरी कांतः प्रिया द्वारा नर्तितः नचाया गया। वह तुम लोगों का सुहृद मित्र नीलकंठः मोर दिवस विगमे संध्या काल में याम जिस निवास दंड पर अध्यास्ते बैठता है। हे अब देखिए इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। अन्वय से अर्थ करते हैं। च तन मध्य कर लीजिए या तन मध्य च कर लिए, दोनों की एक ही बात है। अन्वय से देखिए तन मध्य च, तन मध्य च या च तन मध्य, और उनकी बात चल रही है रक्ताशोक और वकुल की। अनति प्रौढ़ वंश प्रकाशई, उनके बीच में नवीन बांस के जो समान कांति वाली जो हैं वो मणि भी मूले, मणियों से मूले जड़ में बद्धा बधी हुई, एवं स्फटिक फल कहा, एवं स्फटिक विलोर मणि के फट्टे तख्ते कांचनी वास यष्टि ही रहने तक फट्टे वाली रहने की यष्टि है। सिय जावल्य सुभगई तालई, मेरी प्रिया द्वारा झन झन बजते हुए जो सिल्याएँ वल्य हैं, सिल्यावल्य जो कंगन हैं, तो जब हम तालियां बजाएंगे तो ऐसे आवाज़ होगी, तो चूड़ियों की आवाज़ होगी, कंगनों की आवाज़ होगी। तो उन कंगनों से मनोहर तालियों, तालई माने तालियों से, मैं माने तालियों से कांतयः नचाया गया, नर्तितः माने नचाया गया, कांता माने प्रिया के द्वारा, मैं कांत्या मेरी कांत्या के द्वारा नर्तिता नचाया गया। वाह तुम्हारा वैकल्पिक रूप है वाह तुम्हारा सुहृद प्रिय मित्र अच्छा मित्र नीलकंठः, तो मित्र कौन था, तो मयूर था। नीलकंठः दिन में बीतने पर, दिन के बीतने पर, दिवस विगमे दिन के बीतने पर, याम अध्यासते जिस पर बैठा करता है। अब देखिए इन्होंने कैसे निकाला था कि हे मेघ, उन रक्त अशोक और वकुल इस के वृक्ष के बीच में कोमल बांस की प्रभा से युक्त मणियों की वेदिका वावड़ी और स्फटिक मणि में पीठ से युक्त सोने की वास यष्टि सवदायमान कंगणों से कर्णप्रिय करताल बजाकर मेरी प्रिया के द्वारा नचाया गया। तुम लोगों का मित्र मयूर सायंकाल जिस पर आकर बैठता था। अब इससे देख लीजिए इसके समास। तयो मध्य तन मध्य षष्ठी तत्पुरुष समास। नाति प्रौढ़ा न्याय समास। नाति प्रौढ़ा आनति प्रौढ़ा न्याय समास। अनति प्रौढ़ाश्च ते वंशः आनति प्रौढ़ा वंशा कर्मधारय समास। अनति प्रौढ़ा वंशानाम इव प्रकाशो येषान्ते अनति प्रौढ़ वंश प्रकाशः व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। स्फटिक फलकम यस्यासः स्फटिक फल का बहुव्रीहि समास। वासस्य यष्टिः वास यष्टिः षष्ठी तत्पुरुष समास। सियंजः प्रधानानि वल्यानि सियंजावल्यानि मध्यम पदलोपी समास। सियंजावल्यै सुभगः सियंजावल्य सुभगः तृतीय तत्पुरुष समास। दिवसस्य विगमः दिवस विगमः षष्ठी तत्पुरुष समास। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। प्रौढ़ा प्रय उपसर्ग पूर्वक वह धातु से कत प्रत्यय करके हो ढह, इस सूत्र से धातु के आकार को धत्व करके वह को संप्रसारण करके संप्रसारण च, इस सूत्र से पूर्व रूप करके प्र धन ऊढ़, ऐसी स्थिति में प्रात उहु ऊढ़ एढ़ एस एसेसु, इस सूत्र से वृद्धि करके बहुवचन में प्रौढ़ा ऐसा रूप निष्पन्न होता है। अनति प्रौढ़ है वंश प्रकाशई, पन्ना नामक रत्न विशेष की कांति हरी होती है, उसकी हरियाली कच्चे बांस के समान होती है, क्योंकि पके बांस की हरियाली मलिन हो जाती है। अतः कवि ने अनति प्रौढ़ है ऐसा विशेषण
लगाया वंश में। वद्धा वंध धातु से कत प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षा में टाप करके वद्धा ऐसा रूप निष्पन्न होता है। वासः वसनम वासः वस धातु से भाव में कन प्रत्यय करके वृद्धि करके वास ऐसा रूप निष्पन्न होता है। सियंजा अव्यक्त अर्थ में विद्यमान सजी धातु से ईकित संज्ञा होने के कारण इदितो नुम धातु इस सूत्र से नुम करके परस्वर्ण आदि करके सिद्ध भादादिभ्यो अंग इस सूत्र से अंग प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षा में टाप करके सियजा ऐसा रूप निष्पन्न होता है। कहीं कहीं सियजत वल्य सुभगई ऐसा पाठांतर भी मिलता है, पाठ भेद मिलता है, परंतु यह पाठ अशुद्ध है क्योंकि लटहा सत्री सानच अव्यय प्रथमावसाना समानाधिकरणे इस सूत्र से सत्री और सानच प्रत्यय होता है। वह क्रम से परस्मैपदी धातु से सत्री और आत्मनिपदी से सानच प्रत्यय होता है। प्रकृत धातु अनुदातेन होने के कारण अनुदात गित आत्मनिपद इस सूत्र से आत्मनेपद संज्ञक ही है, अतः सानच ही होगा, सत्री नहीं। या मध्यास्ते यहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग में अधि सिंह स्था साम कर्म से इस सूत्र के आधार पर यत शब्द को कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। अलंकार यहाँ लोकातिशय समृद्धि का वर्णन होने के कारण उदात्त एवं अनति प्रौढ़ वंश प्रकाश से यहाँ लुप्त उपमा अलंकार है। अब देखिए यक्ष फिर मेघ से कहता है कि पूर्वोक्त बताए गए चिन्हों के आधार पर तुम मेरे यक्ष के घर को पहचान लोगे। और आगे कहते हैं ए भी साधो हृदय निहितै लक्षणै लक्ष्ये था द्वारोपान्ते लिखित वपुसौ संख्यपद्यो च दृष्ट्वा क्षमच्छायं भवनम् अधुना मत्वियोगेन नूनं सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्याम्। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि हे साधु, हे सज्जन, हृदय निहितई हृदय में रखे ये भी इस पहले कहे गए लक्षण ही चिन्हों से द्वारोपांते दरवाजे के दोनों ओर लिखित वपुसौ चित्रित आकृति वाले शंख पद्यो शंख और पद्य इन दो विधि विशेषों को च दृष्टवा देखकर नूनम अवश्य ही अधुना इस समय मत वियोगेन मेरे प्रवास रूप वियोग से क्षामच्छायम मलिन कांति वाले भवनम मेरे घर को लक्ष्यतः जानोगे। सूर्यापाय सूर्य के न रहने पर अर्थात सूर्यास्त हो जाने पर कमलम कमल स्वाम अपनी स्वाभाविक अभिख्याम शोभा को न पुष्यति धारण नहीं करता है। अब अन्वय से इसका अर्थ कर लेते हैं। हे साधो, साधो संबोधन है। हे साधो, हे निपुण सज्जन, हे मेघ, हृदय निहितई ये भी हृदय में रखे गए इनको किनको जो पूर्व वर्णित किया गया है 2-3 श्लोकों में उनको लक्षणई लक्षणों से और द्वारोपांतई द्वार के पार्श्वों में लिखित चित्रित वपुसौ बनाए गए आकृति वाले शंख पद्यों शंख और पद्य नामक निधियों को च दृष्टवा देख कर नूनम निश्चित ही अधुना इस समय मदवियोगेन मेरे वियोग से निश्चित क्षामच्छायम क्षीण शोभा वाले भवनम मेरे भवन को लक्ष्यतः पहचान लोगे। क्योंकि सूर्यापाय सूर्य के चले जाने पर कमलम सूर्य के चले जाने पर अस्त हो जाने पर कमलम कमल स्वाम अपनी शोभा को अभिख्याम ये स्वाम माने अपनी और अभिख्याम माने शोभा को न पुष्यति खलु पुष्ट धारण नहीं करता है।
अब अनुवाद में देखिए, हे भद्र, हृदय में रखे पहले कहे गए तोरण आदि चिन्हों से तथा दरवाजों के दोनों ओर चित्रित शंख और पद्म नामक विधि विशेष को देखकर इस समय मेरे प्रवास रूप विरह के कारण क्षीण कांति वाले मेरे घर को जानोगे। सूर्य के न रहने पर, सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल भी अपनी शोभा को नहीं धारण करता है। अब समास देखिए, हृदय निहितानि, हृदय निहितानि सप्तमी तत्पुरुष समास। तई द्वारोपान्तः, द्वारोपान्तः षष्ठी तत्पुरुष समान। लिखिते वपुषि ययोस्तौ, लिखित वपुषौ बहुव्रीहि समास। शंख च पद्य च शंख पद्यो इतरेतर द्वंद्व समास। मम वियोग मत वियोग षष्ठी तत्पुरुष समास। क्षामा छाया यस्य तत्र क्षाम च छायम बहुव्रीहि समास। क्षामा छाया में छे च लगा है और छे च से च की आवृत्ति आ गई है। सूर्य से पाया, सूर्य पाया षष्ठी तत्पुरुष समास। टिप्पणी देखिए, निहितम नि उपसर्ग पूर्वक धारण एवं पोषण अर्थ में विद्यमान धा धातु से कै प्रत्यय करके दधार्थे ही सूत्र से धातु के स्थान में ही आदेश करके निहितम ऐसा रूप निष्पन्न होता है। शंख पद्यमों, ये कुबेर के नवनिधियों में से 2 निधियां हैं। कुबेर की 9 निधियों के नाम इस प्रकार हैं, देख लीजिए। कुबेर की 9 निधियां, महापद्म च शंखो मकर कच्छपो मुकुंद कुंद नीलाश्च खर्ब च निधियो नवो। अब देखिए, दृष्टवा दर्शनार्थक दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय करके दृष्टवा ऐसा निष्पन्न होता है। वियोगः वि उपसर्ग पूर्वक योगार्थक युज धातु से भाव में घै प्रत्यय करके वियोग शब्द निष्पन्न होता है। क्षामः क्षय धातु से कत प्रत्यय करके धातु को आत्व करके छायो महा इस सूत्र से प्रत्यय के तकार को मैं आदेश करके क्षामः ऐसा रूप निष्पन्न होता है। लक्ष्येता ऋजंत लक्ष्य धातु के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। अलंकार, यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव मूलक व धर्म्य दृष्टांत अलंकार है। यहाँ सूर्य के न रहने से कमल की शोभा का हास रूप व्यतिरेक दृष्टांत को देखकर यक्ष ने अपने विरह में अपने भवन की कांति की क्षीणता का प्रतिपादन किया है। अतः आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। नमः संस्कृताय।